उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी जुट गए। पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग जंगल भीषण लपटों में घिरे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए अब वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भी ऑपरेशन शुरू कर दिया। टिहरी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी भरता हुआ नजर आया। टिहरी में आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का चॉपर यहां पर पहुंच चुका है और पूरी तैयारी की जा रही है। इस झील से पानी लेकर उससे जंगलों में छिड़काव किया जा रहा है ताकि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। इसके लिए हेलीकॉप्टर के कई फेरे भी लगाए गए। इस दौरान वन विभाग के कई अधिकारी खुद इसकी निगरानी करते दिखाई दिए। Mi-17 हेलीकॉप्टर के माध्यम से फायर को बुझाने का काम किया जा रहा है। हालांकि आग की घटनाएं इतनी ज्यादा हैं कि उसे बुझाने में भी ज्यादा वक्त लग रहा है। टिहरी के ही एक दूसरे जंगल से आग की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। यह इलाका हाईवे के नजदीक है, इसलिए एहतियातन वहां गाड़ियों की आवाजाही भी रोक दी गई। वहीं कोटद्वार में भी आग ने जंगल के बड़े हिस्से को जलाकर राख कर दिया। वहां भी इसे बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन हवाओं की वजह से जंगलों की आग तेजी से फैल रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड के जंगलों में आग की अब तक 1050 घटनाओं में करीब 1500 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। कुमाऊं में 392 तो गढ़वाल में आग की 625 घटनाओं में लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। एक तरफ जहां तेज हवाएं आग को भड़का रही हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर कम रोशनी की वजह से आग बुझाने के अभियान पर भी असर पड़ रहा है। इसकी वजह से कुमाऊं में हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो पाया। वहीं टिहरी में भी मौसम की खराबी की वजह से वायुसेना के अभियान को बाद में रोकना पड़ा। बात की एक बात यह कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरह अपने देश के जंगलों में आग के लिए हम जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अपने देश के जंगलों में आग, ज्यादातर लपटें आग की हम लोगों की लापरवाही और लालच की वजह से धधक रही हैं। हमको अंदाजा भी नहीं है कि विनाश हमारे सिर पर मंडरा रहा। देश के 1.5 लाख से ज्यादा गांव जंगलों के किनारे हैं। उन गांवों पर जंगलों की आग और उसकी वजह से बदहवास जानवरों के हमले का दोहरा खतरा है। बिहार के सासाराम में कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन ने वहां के कई कोचिंग सेंटर पर सख्ती की, जिस पर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। गुस्साए छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों को नजरअंदाज करके उनके कोचिंग सेंटर बंद करवाने पर तुला है, जिसके विरोध में उन्होंने सड़क को जैम कर वहां काफी देर तक आगजनी भी की। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर चरम पर है, लेकिन सभी प्रदर्शनकारी इस बात से बेपरवाह नजर आए। शहर में आगजनी करने के अलावा वहां भीड़ जुटाकर कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई। जब हालात ज्यादा बिगड़ने लग गए तो पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस को काफी पसीना बहाना पड़ा। पुलिस ने आशंका जताई कि छात्रों को उकसाकर कुछ लोगों ने इस हंगामे की शुरुआत करवाई। जिन लोगों ने उकसाया है उन सभी लोगों पे FIR दर्ज करके कार्रवाई की। पुलिस ने कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया, जबकि बाकी लोगों को वहां से खदेड़ दिया गया। बात की एक बात यह कि दूसरों का हवाला देकर मनमानी करने की हम लोगों की बीमारी कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। बाजार खुले हैं तो स्कूल कॉलेज क्यों बंद हैं? स्कूल कॉलेज खुले हैं तो शादी ब्याह में भीड़ पर पाबंदी क्यों? नेताओं की रैली पर रोक नहीं तो कोचिंग सेंटर खोलने पर रोक क्यों? ऐसी दलीलें सबने रट ली। इसका मतलब या तो यही है कि हम सब ने खुद को भेड़ों का झुंड मान लिया है, आगे वाली भेड़ कुएं में गिरेगी तो पीछे पीछे हम भी गिरेंगे। देश के कुछ राज्यों में फिर कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ने पर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र की टीमें अगले 24 घंटे में महाराष्ट्र और पंजाब का दौरा कर सकती हैं। 3-4 लोगों की इस टीम में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे, जो कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे और वहां के प्रशासन को महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी निर्देश भी देंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोरोना की रोकथाम के लिए क्या रणनीति अपनानी है, इस पर भी जिले के अधिकारियों के साथ ये टीम बैठक करेगी। जबकि खबर है कि दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और यूपी के कोरोना प्रभावित जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनाई जाएगी, यानी पूरे इलाके को सील न करते हुए सिर्फ कोरोना मरीज के घर और आसपास के इलाके पर ही नजर रखी जाएगी। मुंबई में कोरोना की वजह से सख्ती लागू किए जाने के बाद मजदूरों और दूसरे कामगारों का अपने गांवों की तरफ लौटने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो सकता है। कुछ दिख रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद मुंबई समेत कई इलाकों में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लागू कर दी गई, जिसकी वजह से लोग एक बार फिर लॉकडाउन की आशंका से सहम गए और उन्होंने घर लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें बड़ी तादाद में लोग अपना सामान लिए ट्रेन का इंतजार करते नजर आए।
ये वो लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में अपना घर छोड़ मुंबई आए थे, लेकिन जब सख्ती बढ़ी तो इन्हें लॉकडाउन का डर सताने लगा। कि मन में एक डर वो बैठा हुआ है कि कहीं दोबारा अगर लॉकडाउन हुआ तो स्थिति खराब हो सकती है। वहाँ ज्यादातर लोग ऐसे मिले जिनके रोजगार पर इन पाबंदियों की गहरी मार पड़ी, लिहाजा उन्हें घर लौटने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं सूझा। लॉकडाउन लगा दे रहे हैं तो गाड़ी खड़ी है, किस्त भरना भारी पड़ रहा है। कई लोग ऐसे भी दिखे जो मन मारकर इस शहर को छोड़ने की तैयारी करते दिखे। कोरोना आ गया है, डर भी लग रहा है, घर के लोग बुला रहा है, काम भी नहीं चला है। देश भर में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में ही मिल रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। सौ बात की एक बात है कि महामारी फैलने के साथ जिस बात की आशंका थी वही अब हमारे सामने डरावनी सच्चाई बनकर खड़ी है। इसके लिए हम सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कोरोना के दिशा निर्देशों की अनदेखी करके हमने ही ये हालात पैदा किए हैं। अभी तो सिर्फ रात का कर्फ्यू और रेस्टोरेंट मॉल बंद करने पर यह हाल है। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो रोना और कोरोना ही हमारी किस्मत बन जाएगा। कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सख्ती शुरू कर दी गई। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं मरीजों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और यही वजह रही कि दिल्ली एनसीआर में प्रशासन ने सार्वजनिक जगहों पर सख्ती शुरू कर दी। गाजीपुर सब्जी मंडी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां रैंडम टेस्टिंग यानी कुछ लोगों की कोरोना जांच करती दिखी। इसके साथ ही वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर भी नजर रखी गई। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है ताकि वो लोगों को समय समय पर टोकें। कोरोना का खतरा बढ़ने के बावजूद वहां कई लोग लापरवाही बरतते दिखाई दिए। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया? हाँ भैया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी प्रशासन ने कोरोना पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके तहत बैंकों समेत भीड़ भाड़ वाली जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई ताकि लोग कोरोना के नियमों की अनदेखी न कर सकें। इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में देखने को मिली। सौ बात की एक बात यह कि महामारी की सख्ती कम करते समय सरकार ने हम लोगों को समझाया था कि अब कोरोना के साथ रहना सीखना होगा। अब हम लोगों को समझा पाना इतना आसान कहाँ है कि कोई कह दे और हम मान लें। हम तो लगातार बढ़ती सख्ती देखकर भी नहीं सुधर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले तक तो हम पहुंच गए हैं। यहां से सरकार का अगला कदम लॉकडाउन ही हो सकता है। ये बात हमको अब समझ जानी चाहिए। 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा से पहले ही सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इंडिया नाम के आतंकी संगठन के टॉप कमांडर उमेद उर्फ अब्दुल्ला को झज्जर कोटली इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में इस आतंकी ने बताया कि वो सीमा पर हथियार और घुसपैठ कर आने वाले आतंकियों को लेने गया था, लेकिन सुरक्षा बल की चौकसी की वजह से न तो समय पर ड्रोन से हथियार पहुंचे और न ही आतंकी घुसपैठ कर सके। इतना ही नहीं, इस आतंकी ने यह भी कबूल किया कि उसे घुसपैठ करने वाले तीनों आतंकियों को ट्रक के जरिए कश्मीर पहुंचाना था, जो 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर हमले की साजिश को अंजाम देते। लेकिन इस जानकारी के हाथ लगने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। दिल्ली के शांतिवन इलाके में दिल्ली पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। राजू नाम के इस बदमाश पर दिल्ली एनसीआर में कई मामले दर्ज हैं, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुठभेड़ में घायल कर पकड़ लिया। मुठभेड़ वाली जगह पर एक स्कूटर भी गिरा नजर आया, जिस पर सवार होकर वो बदमाश भागने की फिराक में था। इसके अलावा घायल बदमाश के बैग से पुलिस को कई हथियार भी बरामद हुए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने इस बदमाश को यहाँ पर पकड़ा है। बताया गया कि यूपी के बिजनौर का रहने वाला वो बदमाश कॉन्ट्रैक्ट किलिंग यानी सुपारी लेकर लोगों की हत्या करता था। मुठभेड़ के दौरान उस बदमाश के दोनों पैरों पर गोली लगने से वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सौ बात की एक बात यह कि दिल्ली में अपराध बढ़ने के साथ ही अब मुठभेड़ की घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में बदमाशों और पुलिस के बीच ये चौथी मुठभेड़ है। इसे बदमाशों के लिए संदेश भी माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उनके हर दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार है। कोरोना के फैलने की रफ्तार बढ़ते ही दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। नियमों का पालन नहीं करने की वजह से दिल्ली में बाहर से आने वाले बसों का चालान किया गया, क्योंकि इन बसों में कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। बसों में तय दूरी बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद एक बस में तो यात्रियों को इस तरह ठूस कर भरा गया था कि लोगों के लिए ठीक से खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। पूछने पर पता चला कि बस ऑपरेटर ने 2 बसों के यात्रियों को एक ही बस में चढ़ा दिया। यहाँ आने के बाद
2 बस के आदमी एक ही बस में आना पड़ा। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बस को पकड़कर इसका 2000 रुपए का चालान काट दिया। दिल्ली पुलिस लगातार चालान कर रही है जो कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसी तरह नियमों का पालन नहीं करने पर कई दूसरी बसों का भी चालान काटा गया। इनमें ज्यादातर बसों में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और जरूरी दूरी के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। सौभाग्य की एक बात है कि महामारी के बावजूद दिल्ली में बसों में जितनी सीटें हैं उतने यात्री बैठाने की मंजूरी मिली हुई है। मास्क लगाने की शर्त है जिसे हम लोग नहीं मानते और सीट से ज्यादा यात्री बैठाने से बसों के ड्राइवर और कंडक्टर बाज नहीं आ रहे। एक बात समझ लीजिए, समय बचाने के लिए भरी बस में सवार होने से ज्यादा जरूरी महामारी से खुद को बचाना है। चीन को समंदर में घेरने के लिए भारत समेत दुनिया के 5 देशों ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि समंदर में चीन की चालबाजी को जवाब देने के लिए क्वाड देशों की नौसेनाओं ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया। पूर्वी हिंद महासागर में होने वाला ला पेरूज नाम के इस सैन्य अभ्यास की अगुवाई फ्रांस कर रहा है, जबकि इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के जंगी बेड़े भी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में जंगी बेड़ों की ताकत और जवाबी हमले की रणनीति परखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खुलेआम पिस्तौल लहराने पर पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वो वीडियो होली के दिन का है, जिसके वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। और उस वीडियो में वो युवक पिस्तौल हाथ में लेकर डांस करता दिखाई दिया। उसके साथ उसके कई और दोस्त भी थे जो फिल्मी गाने पर जमकर झूम रहे थे और वो युवक नाचते हुए अपनी पिस्तौल लहरा रहा था। नाच गाने में खोया वो लड़का कभी पिस्तौल को अपने पास तो कभी अपने दोस्तों के बेहद करीब ले जाता भी दिखा। हालांकि उसकी ये मस्ती उसे काफी महंगी पड़ी और खुलेआम हथियार लहराने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। होली के दिन का है, उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। युवक के साथ ही पुलिस ने उसकी पिस्तौल भी जब्त कर ली। सौभाग्य की एक बात यह कि बंदूक, पिस्तौल, तमंचों की ऐसी नुमाइश पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। हथियार लहराकर दबंगई दिखाने का शौक रखने वाले ही आगे चलकर अपराधी भी बन रहे हैं। इनकी नकेल कसने के लिए ही अब यूपी पुलिस की नजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। असम में तीसरे चरण के चुनाव से पहले न्यूज़ 18 की टीम चाय के बागों में काम करने वाले मजदूरों के पास पहुंची। बागान में काम करने वाली महिला मजदूरों के वोट इस दौर के चुनाव में सबसे अहम माने जा रहे हैं, जिन पर हर पार्टी की नजर है। चाय बागान में काम करने वाली महिलाओं के वोट पाने के लिए इस बार कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगाया है। असम की पहचान माने जाने वाले इन बागों से जुड़े लोग राज्य की 37 सीटों पर असर डालते हैं, जिनमें 27 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार ने चाय के बागों से जुड़े लोगों के लिए काफी काम किया। जो डबल इंजन की सरकार है, इसने निश्चित रूप से चाय बागाने वालों के लिए की सुध ली है, जो कांग्रेस पार्टी कभी सुध नहीं ले पाई। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुछ महिला मजदूरों ने भी माना कि हालात पिछले कुछ सालों में बदले हैं। हफ्ता में 1000 मिलता है और ज्यादा पता ही होता है, 1500-1200 इतना मिलता है। एक दिन में 160। पहले ज्यादा मिलता था या अब ज्यादा? नहीं, अभी ज्यादा मिलता है। रेशन हफ्ता में 3 केजी चावल आटा करके देगा। कोरोना संकट के दौरान भी इन महिला मजदूरों को मुफ्त अनाज पहुंचाने के अलावा इनके खातों में 1500 रुपए डाले गए। वहीं केंद्र सरकार ने इनके हालात बदलने के लिए बजट में 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। राहत की बात उनके लिए सिर्फ एक ही है कि उन्हें पगार 160 रुपए हर रोज अभी भी मिल रही है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में इसे और ज्यादा बढ़ाने वाली है। तीसरे और आखिरी दौर में असम की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सौभाग्य की एक बात है कि असम में विधानसभा की लगभग 3 दर्जन सीटों पर चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों की अनदेखी कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। चाय बागान वाले इलाकों में बीजेपी ने पिछली बार 3/4 सीटें जीती थी। बीजेपी इस बार चाय के बाग में काम करने वाले मजदूरों की भलाई के काम के भरोसे है, तो कांग्रेस AIUDF गठबंधन ने इनके लिए वादों का पिटारा खोल दिया। 100 करोड़ की वसूली के आरोपों का सामना कर रहे अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अनिल देशमुख को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस्तीफा देने से पहले अनिल देशमुख ने NCP प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। अनिल देशमुख ने हाई कोर्ट के आदेश पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। इसी के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को मामले की जांच के आदेश दिए।
अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल को महाराष्ट्र का नया गृह मंत्री बनाया गया। और ये दाग बहुत गहरे, वाजे के हैंडलर्स जो इस सरकार में है उनकी एक कड़ी केवल अनिल देशमुख है। इस सरकार में एनसीपी के मंत्रियों का निर्णय मुख्यमंत्री नहीं करते, वो शरद पवार साहब ही करते हैं। गुजरात के महिसागर में एक संगीत कार्यक्रम में कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना के तेजी से बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात में भी कड़ी पाबंदियां लागू हैं। लेकिन महिसागर के इस कार्यक्रम में कोई भी कोरोना की परवाह करता नजर नहीं आया। वहां मौजूद लोग न तो जरूरी दूरी के नियम का पालन करते दिखे, न ही मास्क लगाए नजर आए। यही नहीं, इस कार्यक्रम में तय संख्या से काफी ज्यादा लोग मौजूद दिखे। ये कार्यक्रम वहां के जाने माने कलाकार बारोट का था, जिन्हें सुनने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंच गए। कार्यक्रम में जब भीड़ बढ़ी तो लोगों ने नियमों को भी पूरी तरह दरकिनार कर दिया। संगीत कार्यक्रम की मस्ती में लोग इस तरह खो गए कि वो कोरोना के खतरे को भी भूल गए। सौभाग्य की एक बात है कि गुजरात में लोगों को महामारी से बचाने के लिए दूसरे राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है, लेकिन वहां के लोग एक दूसरे को महामारी बांटने में मस्त हैं। अब हम आप तो सुधरने से रहे, कम से कम कलाकारों को तो अपने बारे में सोचना चाहिए। वो ऐसे कार्यक्रमों में जाएंगे तो महामारी से खुद को भी नहीं बचा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सैकड़ों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल लपटों की भेंट चढ़ गई। बताया गया कि बिजली के तारों से निकली चिंगारी और तेज हवाओं की वजह से ज्यादातर इलाकों में ये घटनाएं हुई, जिसकी दिल दहला देने वाली तस्वीर हरदोई से सामने आई। वहां खेतों से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। आग इतनी तेज थी कि कोई उसके पास तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रही से कसर तेज हवाओं ने पूरी कर दी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैली और करीब 1000 बीघे में खड़ी फसल मिनटों में राख हो गई। देख रहे रो रहा बेचारा, क्या करे। ऐसी ही एक डराने वाली तस्वीर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से सामने आई। वहां कुछ किसान लपटों में झुलस रही अपनी फसल बचाने के लिए जूझते नजर आए, लेकिन जबरदस्त लपटों के आगे वो भी हिम्मत हार गए। उनकी आंखों के ही सामने उनकी महीनों की मेहनत राख के ढेर में बदल गई। लाचार प्रशासन भी किसानों को ही नसीहत देता नजर आया। ये उचित होगा कि जिनकी फसलें पक गई हैं वो समय से अपनी फसल की हार्वेस्टिंग कर लें। कुछ यही हाल कौशाम्बी का भी दिखा। वहां भी करीब 40 बीघा गेहूं की फसल आग की भेंट चढ़ गई। किसानों ने किसी तरह आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। सौभाग्य की एक बात यह कि गेहूं के खेतों में आग का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रशासन कह रहा है कि बीड़ी सिगरेट या चूल्हे की राख से निकली चिंगारी की वजह से फसल जल रही है, और किसान आरोप लगा रहे हैं कि बिजली के ढीले तार उनकी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आग रोकने की पहल भी कहीं नहीं दिख रही। दवा कंपनी जायडस कैडिला ने कोरोना वायरस के इलाज में अपनी एक दवा के कारगर होने का दावा किया और इस दवा के इस्तेमाल के लिए सरकार से मंजूरी भी मांगी। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि जायडस कैडिला ने देश में दवाओं के इस्तेमाल पर निगरानी रखने वाली एजेंसी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से दवा के इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। दवा का नाम अल्फा 2B है और कंपनी का दावा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों के इलाज में फायदेमंद साबित हो सकती है। इस दवा का इस्तेमाल हेपेटाइटिस के मरीजों का इलाज करते हुए भी किया जाता है। कंपनी के मुताबिक कोरोना वायरस के मरीज को अगर ये दवा दी जाए तो वायरस के फेफड़ों में फैलने का खतरा कम हो जाएगा। यहां तक कि मरीज को इस दवा का केवल 1 डोज देने से ही मरीज की हालत गंभीर होने से रोका जा सकती है।